हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजय शर्मा। आज से मैं आप लोगों को क्लास 10th का मैथ जो है पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे, देखते हैं त्रिकोणमिति होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। देखिए, अगर हम लोग सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं त्रिकोणमिति। अगर इसके बारे में बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। सबसे पहले इसको देखते हैं ये होता क्या। अगर हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में बात करें, इसको तोड़ के देखना चाहे तो इसको तोड़ा जा सकता है त्रिकोण धन मेट्रोन। अगर इसके अर्थ के बारे में बात करें तो त्रिकोण का अर्थ होता है तीन भुजाओं, और मेट्रोन का अर्थ होता है माँ। उसी प्रकार से हम लोग इंग्लिश वाले शब्द को लेके चले तो तोड़ा जा सकता है ट्राई धन, गोन धन, मेट्रोन। अगर हम लोग ट्राई के बारे में बात करें तो इसका अर्थ होता है तीन, गोन के बारे में बात करें तो इसका अर्थ होता है भुजा, मेट्रोन का अर्थ होता है माँ। अगर कुल मिला जुला के बात करें तो गणित की वह शाखा जिसमें हम तीन भुजाओं के मापों का अध्ययन करें, त्रिभुज से संबंधित तीन भुजाओं के मापों का अध्ययन करें, उसे हम लोग त्रिकोणमिति बोल सकते हैं। लेकिन ये अगर हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से इसकी परिभाषा देने का प्रयास करें तो ये नहीं। देखते हैं आखिर होगा क्या परिभाषा। ये बढ़ते हैं। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की तीनों भुजाओं तथा कोणों के बीच स्थित संबंधों का अध्ययन कर उसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। चलिए देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की तीनों भुजाओं, यहाँ पर भी तीनों भुजाओं के बारे में बात हो रही है, तो उसी प्रकार से इसमें भी देखा जाए तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की तीनों भुजाओं तथा कोणों के बीच स्थित संबंधों का अध्ययन किया जाए या करे उसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। अब हम लोगों को पता चल गया त्रिकोणमिति होता क्या। इसी में एक शब्द आया है त्रिभुज। तो अब हम त्रिभुज से संबंधित कुछ बातों को देख लेते हैं। अगर हम लोग त्रिभुज के बारे में बात करें तो त्रिभुज जो है ना, जैसे देख लेते हैं एक चित्र बना के। अगर चित्र बनाना चाहें तो त्रिभुज इस प्रकार का होता है। इसमें नाम दे देते हैं ए बी सी। अगर नॉर्मल चित्र में बात करें तो त्रिभुज जो है ना, इसके तीन भुजाएं जैसे ए बी, बी सी, सी या ए सी, और तीन कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीन ही शीर्ष होता है। ठीक है। अगर हम लोग देखना चाहें त्रिभुज के बारे में तो त्रिभुज की तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन ही शीर्ष होते हैं। उसके आगे हम लोग देखना चाहें तो त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर तीन वर्गों में बांटा है। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करें तो वह त्रिभुज, देखिए हम लिख ही देते हैं। देखिए त्रिभुज के प्रकार, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं त्रिभुज क्या आखिर होता है। अगर हम त्रिभुज की परिभाषा देखने का प्रयास करें तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। जैसे चित्र बना के बता देते हैं। जैसे देखिए, इसमें बात किया जाए तो ए बी सी नाम दे देते हैं। एक ए बी है, बी सी है, सी ए है। इसमें देखा जाए तो तीन ही भुजा है, इसी के माध्यम से घिरी हुई जो बंद आकृति है उसी को क्या बोला जा रहा है, त्रिभुज बोला जाता है। अब हम लोग को भुजाओं के आधार पर देखा जाए तो त्रिभुज जो है तीन प्रकार का होता है। कैसा? अगर पहले प्रकार के बारे में बात करें तो पहला होता है समबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक तीनों भुजाएं जो है आपस में बराबर, उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा प्रकार के बारे में बात करें तो वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर, उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं। तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। अगर तीसरे प्रकार में बात करें इसकी परिभाषा के बारे में तो वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं में से कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, यानी कि उनका माप जो है अलग अलग हो,
उसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अब इससे हम लोग को कोई भी मतलब नहीं है। अब हम लोग को ये देखना है कोण के आधार पर त्रिभुजों का प्रकार। उसमें भी उसी अगर कोण के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार के बारे में बात करते हैं, ये भी 3 प्रकार का होता है, लेकिन तीनों प्रकारों से हम लोग को उतना मतलब नहीं है। पहला प्रकार के बारे में बात करें तो वो होता है न्यून कोण त्रिभुज। अगर हम लोग न्यून कोण त्रिभुज के बारे में बात करें तो वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण कहने का मतलब है कि वह कोण जिसका माप जो है 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अगर हम लोग अधिक कोण त्रिभुज के बारे में बात करें तो वह त्रिभुज जिसका केवल एक कोण अधिक कोण हो, उस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। एक आता है समकोण त्रिभुज, इसी के बारे में इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग अध्ययन करना है। उसके अलावा जो अन्य प्रकार है त्रिभुज के, उस पर हम लोग को सब ध्यान ही नहीं देना है। कहा कि इसके अंतर्गत अगर बात करें त्रिकोणमिति है तो जितनी भी सारी हम लोग पहलुओं को देखेंगे या विभिन्न प्रकार के पॉइंटों पर चर्चा करेंगे, उसमें हम लोग खाली समकोण त्रिभुज के बारे में ही बात करेंगे। इसी कारण हम जो है समकोण त्रिभुज आप लोग को बताते हैं, केवल समकोण त्रिभुज के बारे में। अदरवाइज इसकी परिभाषा विभिन्न प्रकार के जो प्रकार होता था त्रिभुज का हम बता चुके हैं बोल के। अब खाली हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इसके बारे में बात करें तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल, अगर इसकी परिभाषा को हम लोग देखना चाहें तो वह त्रिभुज जिसका केवल एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसे हमें देख लेंगे। इसे हम त्रिभुज बनाते हैं, नाम दे देते हैं ABC। इस प्रकार से मान लीजिए इसका कोण जो है समकोण है, तो समकोण त्रिभुज कहने का मतलब ये कि वह त्रिभुज जिसका केवल एक कोण समकोण होना चाहिए और बचे हुए अन्य 2 कोण हैं उनके मापों का योगफल जो है कुल मिला के 90 डिग्री होना चाहिए, तभी जो है ये समकोण त्रिभुज कहा जाएगा, अदरवाइज नहीं कहा जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज से संबंधित कुछ विभिन्न प्रकार के पॉइंट है उसको देख लेते हैं। पहला इसका पॉइंट आता है कर्ण। अगर हम लोग कर्ण के बारे में बात करें इसको बोला जाता है हाइपोटेनस। इसको H से डिनोट किया जाता है। आप चाहे तो बड़े वाले से या छोटे वाले से इसको डिनोट कर सकते हैं। अब इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। अगर इसमें बात किया जाए कर्ण के बारे में तो ये जो है 90 डिग्री का कोण है। इसकी जो सम्मुख भुजा है या जो सामने वाली भुजा है उसी को हम लोग कर्ण बोलते हैं, या किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पे इसकी 2 परिभाषा लिखा जा सकता है, ठीक है। किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या इसकी एक और परिभाषा दिया जा सकता है? किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। अगर इसमें बात किया जाए इस त्रिभुज में तो हमारे लिए ये क्या हो गया, इसे कर्ण हो गया। यही सबसे बड़ी भुजा होती है या 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा होती है, इसी को हम लोग कर्ण बोलते हैं। अब हमारे लिए अगला पॉइंट आता है, वो होता है लंब। अगर इसके बारे में बात करें हम लोग, इसको परपेंडिकुलर नाम दिया जाता है इंग्लिश में, परपेंडिकुलर। इसको P से डिनोट किया जाता है। आप चाहे तो छोटे वाले P से या बड़े वाले P से भी आप डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर होता क्या है। अगर मान लिया जाए ये हम लोग थीटा मान लें इस कोण को, या मान लिया जाए इस कोण को थीटा मान लें, तो इसके जस्ट सम्मुख भुजा जो है वही हमारे लिए लंब होगा। तो इस आधार पर इसकी परिभाषा जो है दिया जा सकता है, यानी कि थीटा के हिंदी में भी नाम लिख लीजिए आप लोग, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें
तो यह जो है हमेशा चेंज होता रहता है। अगर हम लोग कोण सी से देखने का प्रयास करें, ये थीटा माने, तो ए बी जो है हमारे लिए लंब हो जाएगा, एक बार ए बी हो जाएगा। और जब हम लोग कोण ए को थीटा माने तो एक बार बी सी भी जो है ना लंब हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर हम लोग कोण ए से देखें तो बी सी, और कोण सी से देखें तो हमारे लिए लंब जो है ना ए भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं इस पॉइंट के माध्यम से कि लंब जो है चेंज होगा। ठीक है, अब हम लोग जस्ट इसका तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, जिसको बोला जाता है आधार। आधार के बारे में बात करें, इसको बेस बोला जाता है इंग्लिश में, इसको बी से हम लोग नोट कर सकते हैं। अब इसकी परिभाषा हम लोग देखना चाहें तो लिख सकते हैं इसके लिए कि किसी संपूर्ण त्रिभुज में या किसी त्रिभुज में, यहाँ पे संपूर्ण त्रिभुज लिखते हैं, इसी के अंतर्गत लिख रहे हैं, इसलिए इस पर लिख रहे हैं ताकि आप लोग समझे कि सारा जो पॉइंट आएगा वो संपूर्ण त्रिभुज में ही आधारित हो। जब भी कर्ण लंब आधार के बारे में बात की जाएगी तो संपूर्ण त्रिभुज के बारे में ही बात हो सकती है। आगे देखिए, तो किसी त्रिभुज में लंब तथा कर्ण के अलावा शेष बची हुई भुजा को आधार कहा जाता है। अगर इसमें देखा जाए तो अगर कौन सी से देखना चाहें तो ए बी लंब, तो बी सी बचा जो है आधार हो गया। और उसके बाद अगर बात करें कोण ए को थीटा में, तो ये हमारे लिए लंब ए बी का हो गया जी, आधार हो गया। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि लंब और आधार जो है अन्य दो कोण को थीटा जब मान रहे हैं तो उस स्थिति में यह जो है चेंज होता जा रहा है। तो इस पॉइंट के माध्यम से हम ये क्लियर कर सकते हैं कि लंब और आधार का वैल्यू जो है हमेशा चेंज होता रहता है, अलग अलग कोण को थीटा मानेंगे तब, लेकिन कर्ण जो है कभी चेंज नहीं होगा। हम जो है इसके लिए एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे बड़ा भाई, मझोला भाई और छोटा भाई। बड़े भाई के बारे में बात करें तो हमेशा वो बड़ा ही रहेगा, दोनों भाई उसका पैर छूते हैं, सम्मान करते हैं। मझोला भाई जो है एक बार छोटा भी हो जाता है बड़े भाई से, और उसके अलावा देखा जाए तो एक बार अपने सबसे छोटे भाई से जो है एक बार बड़ा भी हो जाता है। तो इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा वाला जो भाई है ए सी, उसके अलावा जो अन्य बचे दो भाई है वो जो है उसको लंब और आधार माना जा सकता है, कारण कि वह जो है ना हमेशा चेंज होते रहते हैं। अब हम लोग इसके आगे की बातों को देखते हैं। अब इसके बाद की बातों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अगर आगे की बातों को देखना चाहें तो एक महान गणितज्ञ आते हैं, इसका नाम है पाइथागोरस। इनके द्वारा एक कथन दिया गया, किसी भी समकोण त्रिभुज में स्थित सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो अन्य बची हुई जो शेष दो भुजाएं उनके वर्गों के योग के बराबर होता है। अब ये जो है प्रमेय इसको पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। अगर इसको हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से लिखना चाहेंगे इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, पाइथागोरस लिखते हैं, इसको पाइथागोरियन थ्योरम बोला जा सकता है इंग्लिश में। देखिए, किसी समकोण त्रिभुज में स्थित सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष बची हुई दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, इसका स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। हम इसका संक्षिप्त निरूपण बताया, इसका इंग्लिश नाम भी होता है, इसलिए इसके स्थान पर लिख सकते हैं हम लोग एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब हम लोग को एक समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का माप दिया रहता है और किसी अन्य तीसरे भुजाओं का माप पूछ लिया जाता है, तब उस परिस्थिति में बात करें तो इस पाइथागोरस थ्योरम की जो है ना हम लोगों को जरूरत पड़ती है। अब इसी के माध्यम से मान लिया जाए
हम लोग को एच का मान निकालना है, तो एच का मान निकालने के लिए इसको अंदर रूट में ले, स्क्वायर इधर जाएगा तो अंदर रूट कर लेगा बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला आ गया हमारे लिए इसी के माध्यम से। अगर इसी के माध्यम से दूसरा फॉर्मूला निकालना चाहें हम, तो यहाँ पे बी स्क्वायर को इधर छोड़ देंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो एच स्क्वायर माइनस का हो जाएगा बी स्क्वायर। अर्थात अगर हम लोग पी बराबर बात करें तो अंदर डॉट में एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, एक सूत्र हो सकता है। अगर हम तीसरे सूत्र के बारे में बात करें जो बिल्कुल इसी से आएगा, वो हो सकता है, एक बात बी को उधर रख देते हैं, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। अगर इसके माध्यम से हम लोग बी का मान निकालना चाहें तो बी इधर रहेगा, स्क्वायर जो उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट कर लेगा, यानी कि एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर हो सकता है। अब आप लोगों को जो है ना मान लीजिए किसी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया है और इसमें कहीं दो भुजाओं का माप दिया रहे तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कतें जो है नहीं रहेगी याद करने में। अब हम लोग इसके बाद की बातों को देखते हैं। देखिए अब जस्ट इसके बाद की बातों को देखने का प्रयास करें हम लोग। तो अब आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। कहें कि हम लोग अगर बात करें 8 घंटे प्रश्नावली को सॉल्व करने का या उससे संबंधित जो थे उदाहरण है उसको सॉल्व करने का, तो उसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात की एकदम अति आवश्यकता है, नितांत आवश्यक है। तो देख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर हम बात करें त्रिकोणमितीय अनुपात की, इसमें इसको ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो बोला जा सकता है। अगर इसके हम निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो ये जो है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो त्रिकोणमितीय अनुपात 3 ही होता है, और 3 जो है उसी का व्युत्क्रम होता है। लेकिन हम लोग से अगर पूछा जाए कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता कितना है, तो हम लोग बोलेंगे ये जो है 3 होते हैं मुख्य। उसको हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहला जो आता है त्रिकोणमितीय अनुपात उसको बोलते हैं साइन। अगर इसका हिंदी नाम लिखना चाहें तो इसको बोला जाता है ज्या। अगर आगे हम लोग पढ़ना चाहें तो इसका संक्षिप्त निरूपण में साइन लिखा जाता है, थीटा लगा दिया जाता है। क्या है कि यहाँ पे कोई वैल्यू रहता है, ठीक है, कोण का मान रहता है यहाँ पर। अब इसके बराबर हम लोग देखना चाहें तो वो होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। इसको हम लोग चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, लंब को पी बोला जाता है, इसको एच बोला जाता है, तो पी बटे एच भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। अगर दूसरे के सूत्र के बारे में बात करें तो वो होता है कोसाइन। अगर इसका हिंदी नाम के बारे में बात करें तो इसको बोला जाता है कोजेक्स। इसको कुछ थीटा से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। और इसके बराबर अगर लिखना चाहें तो सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। अगर इसके इस प्रकार से लिखना चाहे तो आधार को बोला जाता है बेस और कर्ण को बोला जाता है हाइपोटेनस। इस बी बटे एच भी लिखा जा सकता है। अगर तीसरे सूत्र के बारे में बात करें त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में तो उसको बोला जाता है टेंजेंट। हिंदी नाम के बारे में बात करें तो इसको बोलते हैं स्पर्शज्या। तो इसका संक्षिप्त नाम लिखना चाहते हैं इसको बोला जाता है टेन और बाद में थीटा हम लोग लगा देते हैं। अब बात करें तो इसका सूत्र हो जाता है लंब बटे आधार। हम लोग जानते हैं कि लंब को जो है परपेंडिकुलर बोला जाता है, जिसको पीछे नोट करते हैं, आधार को बेस बोला जाता है, इसको बीसी यानी पी बटे बेस का सूत्र हो सकता है। अब चौथे सूत्र के बारे में बात करें तो इसको बोलते हैं कोसेकेंड। कोसेकेंड के बारे में बात करें तो इसको हिंदी में भी यही नाम दिया जाता है कोसेकेंड। अगर इसका संक्षिप्त निरूपण लिखना चाहें इसको बोला जाता है कोसेक, बाद में थीटा लगा दिया जाता है। अगर इसके बारे में देखना चाहें तो ये साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि उल्टा, तो एक बटे साइन थीटा लिखा जा सकता है। अगर इसके सूत्र के बारे में बात करते हैं इसी को उलट के लिख देते हैं, यानी कि कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अगर आगे बढ़ना हम लोग चाहें तो इसको लिखा जा सकता है एच बटे पी। अगर हम लोग अगले त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात करें वो होता है, इसको बोला जाता है सेकेंड। इसका हिंदी नाम भी यही है सेकेंड। अगर इसका संक्षिप्त निरूपण लिखना चाहे तो सेक बोला जाता है, इसे थीटा लगाया जाता है। ये जो होता है कोस थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। अगर इसका सूत्र के बारे में बात करें तो सूत्र हो जाता है इसका कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार। अगर इसके इस प्रकार सूत्र लिखना चाहें तो एच बटे भी हम लोग लिख सकते हैं। अब आता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट इसका हिंदी नाम भी यही है कोटेंजेंट।
इसके बारे में बात करते हैं, इसको कोट से डिनोट किया जा सकता है, संक्षिप्त नाम। यह जो होता है tan थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। या इसके बराबर बात करते हैं, और सूत्र हो जाता है, वो होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अगर इसके सूत्र के बारे में बात करें इस प्रकार से, कर्ण और लंब या आधार के टर्म में, तो इसका सूत्र हो जाता है आधार बटे लंब। इसको लिखा जा सकता है, हम लोग लिख सकते हैं b बटे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक tan थीटा को भी हम लोग इसके बराबर में लिख सकते हैं, नहीं ये cos थीटा बटे sin थीटा होता है। स्टेप हो गया sin थीटा, ये होता है sin थीटा cos थीटा। अगर इस सूत्र को भी लेके चले तो यही आएगा, लंब बटे आधार आएगा, अगर इसको घटा घटा के देखना चाहेंगे तो। अब हम लोग आगे के बारे में बात करें तो अभी तक 8.1 से 8.1 अगर सॉल्व करना चाहते हैं इन सारे सूत्रों के माध्यम से, इन सारे अभी जितना भी थ्योरी आप लोग को दिया गया, इसी थ्योरी के माध्यम से सारा 8.1 हो या उसके उदाहरण सारे जो है सॉल्व हो पाएंगे आप लोगों से। तो चलिए अब आज का क्लास इतना पर समाप्त कर देते हैं। अगले दिन से हम लोग जो है प्रश्नावली 8.1 का उदाहरण